Good afternoon, ma'am. Okay, so what we have discussed in the last class, आपका fourth unit complete हो गया है. So now we are moving towards the sixth unit, क्योंकि fifth unit अंशिका मैम already आपका cover करा रही हैं. तो now I am moving forward to the sixth unit. तो आपकी unit 1, unit 2, unit 3 and 4 are already being covered. Unit 5th is being with Anshika ma'am, and now I am dealing with unit 6. So unit 6 is your nutritional problems and nutritional programs in India. So these जो भी सारी आपकी चीजें आएंगी कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या इंडिया में उनके लिए न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो इस यूनिट में हम दैट वी विल डिस्कस. सो इंट्रोडक्शन में आएगा आपका, India is the second most populous country in the whole world next to China. Among its population, majority of the people belongs to rural community and they are from low socio-economic status, illiteracy and lack of basic human needs. From the nutritional point of view, majority are undernourished and only a small group are well fed. The high income groups are suffering from the disease of overnourishment. तो समझ आया इंट्रोडक्शन में कि इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना. तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हमारी रूरल कम्युनिटी है, गांव में रहते हैं. दे हैव लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस. उनका मंथली ईयरली, क्योंकि वो सिर्फ क्रॉपिंग करते हैं, वो फार्मिंग करते हैं, तो इतना ज्यादा उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं होता है. देयर लिटरेसी इज वेरी लो, क्योंकि ज्यादातर जो रूरल एरियाज में रहते हैं वो ज्यादातर फार्मिंग ही करते हैं. पढ़ाई लिखाई वो ज्यादा करते नहीं है, जिसकी वजह से उनका लिटरेसी जो है वो लो रहता है एंड लैक ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स. अभी बट ये ज्यादातर पहले होता था, लेकिन अभी क्या है कि नॉर्मली जो हमारे विलेजेस हैं उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर होती है, उनमें इंटरनेट सप्लाई प्रॉपर है, फिर वहाँ ड्रेनेज सिस्टम्स प्रॉपर हो चुके हैं, फिर वहाँ हर चीज का एक अपना, जिस तरीके से हम सिटीज में रहते हैं वहाँ भी मोस्ट ऑफ द टाइम अभी डेवलपमेंट चल ही रहा है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है जो ऑलमोस्ट सिटीज में रहता है, क्योंकि वहाँ का इंटरनेट प्रॉपर है. इंटरनेट पे जो चीजें हम सिटीज में देख पाते हैं वही चीजें वो इंटरनेट से आजकल सब लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर. प्लस इंटरनेट की वजह से सारी न्यूज सब तक पहुंच सकती है, जिस भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो जनरली पहुंच जाती है. बट फिर भी विलेज एरिया में और रूरल एरिया में अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में काफी चीजें अभी भी लैकिंग हैं. फाइन, तो दिस इज जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन के क्या है इंडिया के अंदर क्या है. जनरल पॉपुलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम रूरल एरियाज में रहती है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा कम रहता है, फिर उनका लिटरेसी लेवल थोड़ा सा कम रहता है, फिर उनका जो बेसिक नीड्स है वो अकॉर्डिंग टू अर्बन एरिया वो थोड़ी सी कम है. तो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी जो मोस्ट ऑफ द ग्रुप है वो अंडर नरिश्ड होता है, बट जो हाई इकोनॉमिक ग्रुप है उनमें वो ओवर नरिशमेंट की वजह से डिजीज कंडीशन से सफर करते हैं. सो ये तो जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था. नाउ कम्स टू द मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया. तो सबसे पहला आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. इज एनी डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ. तो जब मैं आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ा रही थी उस यूनिट में मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स बताए थे, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ट्रेसेबल आइटम्स, आपके मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो ये सारे हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, रिपेयरमेंट ऑफ द टिश्यूज में हेल्प करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यूज इन सेल्स में हेल्प करते हैं. तो ये हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन परसिस्ट करते हैं. नाउ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज एनी डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. जैसे मैंने आपको विटामिन डेफिशिएंसी पढ़ाया था कि विटामिन ए डेफिशिएंसी होता है, विटामिन बी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, डी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, एंड विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है. तो उसी तरीके से प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है. तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज एनी डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर बीइंग रिक्वायर्ड टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ, normal growth and development, maintenance of the body tissues and maintenance of the body
सेल्स। तो हमारा न्यूट्रिशन किस लिए जरूरी है? टू मेंटेन द नॉर्मल ह्यूमन बेसिक लाइफ। So nutritional deficiency occur when a person's nutrient intake is consistently falls, या फिर उनके अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो रही है। तो मैंने दो चीजें आपको बताई थी कि एक तो रीजन क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो ऑलरेडी अपने इनटेक कम कर रहा है, और दूसरा रीजन क्या है कि पर्सन जो है उसका इनटेक प्रॉपर है बट द एक्सक्रीशन इज मोर और द एब्जॉर्प्शन इज लेस। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जाके जो फूड है वो जो 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 भी चीजें हम नॉर्मली खाते हैं, जैसे हमारा प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया, फैट्स हो गया, जो भी चीजें हम अपने फूड में इंजेस्ट करते हैं या जो भी चीजें हम फूड में इंटेक करते हैं, वो क्या अंदर बॉडी के अंदर जाके हम तो कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उनको इंजेस्ट करते हैं, बट बॉडी के अंदर जाके वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाके वो ब्रेक डाउन होती हैं चीजें। एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स जब आप मिल्क के अंदर लेते हो या आप प्रोटीन रिच फूड लेते हो, वो बॉडी के अंदर जाएगा, कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाके वो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन इनटू प्रोटीन, ब्रेक डाउन इनटू पेप्टाइड्स। तो वो जहां पर फिर उसको नीड होगी वहां पर वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस होता है प्रोटीन का, मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो इसी तरीके से रीजन क्या है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के? दो रीजन है। एक तो इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल है वो इनटेक कम कर रहा है, और दूसरा रीजन क्या है कि इंडिविजुअल का इनटेक प्रॉपर है बट उसका बॉडी के अंदर जाने के बाद उस फूड का प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। अब ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, और जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो वो बॉडी से सेम क्वांटिटी क्वालिटी में वो बॉडी से फीसिस के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट हो जाएगा। तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के रीजन है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्या है? A deficiency of the nutrient which is required to maintain or sustain the normal human life, and causes are person is not taking the important diet, or the diet continuously falling down, or the process in the intestine or the process in the stomach is not taking properly. There is no absorption, there is no breakdown and excretion from the feces. ओके, सो ये है आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल कॉजेज। नेक्स्ट आता है हमारे इंडिया में किस किस तरीके के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, उनके कॉजेज क्या हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कॉजेज हैं, फर्स्ट कॉज है आपका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब है द मंथली इनकम और द ईयरली इनकम इज नॉट अप टू द मार्क के जो फैमिली है उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से हो पाए। So that is known as low socioeconomic status. Money problem. Fine. Next is illiteracy. इलिटरेसी में क्या चीज आती है कि आपको पता ही नहीं है प्रोटीन्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, और इनका हमारी बॉडी के लिए क्या नीड है, तो आप उसको फूड में इंक्लूड नहीं करोगे, तो दैट इज इलिटरेसी। देन लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रिक्वायरमेंट। सेम आता है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको आइडिया ही नहीं है कि बॉडी में क्या चीजें हैं, बॉडी के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनसे रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है वो आप तक पहुंचेगी नहीं, पहुंचेगी तो आप उसको अवॉइड कर दोगे कि हमारे किसी काम का नहीं है, और जब आपको लगेगा कि द थिंग इज नॉट यूजफुल फॉर अस, आप उसको अवॉइड करोगे। तो लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट्स क्या है और हमारी बॉडी में उनका रिक्वायरमेंट कितना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन मतलब एक एरिया के अंदर द क्रॉप इज नॉट मच बट वहां पर रहने वाले या वहां पर कंज्यूमर्स, प्रोडक्शन इज लेस बट कंज्यूमर्स आर मोर, तो दैट इज ओवर पॉपुलेशन। देन डिक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, सेम ओवर लेस प्रोडक्शन एंड ओवर कंज्यूमर्स। देन लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब जैसे अभी काफी टाइम से आप लोग देख रहे हो कि फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर कोरोना की वजह से काफी कुछ चेंजेस हो गए हैं वर्ल्ड में, इंडिया में। तो वो क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं इतनी ज्यादा नहीं है, और ड्यू टू डिक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज लास्ट 2 मंथ्स में इतनी डेथ्स हुई हैं। क्यों?
क्योंकि वो कोरोना से कम, कोरोना ने अफेक्ट किया था, बट क्या हो रहा था, उनको बेड्स नहीं मिले, या उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिला, या ऑक्सीजन सप्लाई भी मिल गया तो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है वो कंटामिनेटेड है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को फर्दर ब्लैक फंगस हो रहा है। अगर उन्होंने कोरोना से वो ठीक भी हो गए, बट उसके बाद में जो ऑक्सीजन उनको मिला है वो कंटामिनेटेड था। कंटामिनेटेड ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट्स आर नाउ सफरिंग विद ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस एंड इवन येलो फंगस। तो ये होता है लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। नेक्स्ट आता है लार्ज फैमिलीज, देन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। तो आपको मालूम ही है कि कल्चरल इन्फ्लुएंसेस कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं इन सो मेनी थिंग्स। लाइक हिंदूज हो गए या फिर जैन हो गए, जो जैनीज होते हैं वो दे कांट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, दे कांट हैव लहसुन प्याज इन देयर फूड। तो ये आपका कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होता है कि मतलब योर कल्चर इज रेस्ट्रिक्टिंग यू टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन, नॉट प्रॉपर न्यूट्रिशन, बट देयर इज सम रेस्ट्रिक्शंस इन हैविंग समथिंग, एंड that something is now affecting your health. That is the influence of culture over your nutrients. Then infections, then overnourishment among the group of high socioeconomic status. अब overnourishment की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है सिर्फ टू 2 लीटर्स ऑफ वाटर की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप 3 लीटर 4 लीटर वाटर इनटेक करते जाओगे तो क्या होगा, आपकी किडनीज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, एंड दैट प्रेशर विल डैमेज द किडनी, और दैट प्रेशर विल डैमेज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, विच फर्दर लीड्स टू द रीनल किडनी फेलियर। अब क्या था, आपने ये सोचा कि भाई पानी पीना बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, तो पानी पीते गए, बट द नीड इज ओनली 2 लीटर्स। अब 2 लीटर्स की जगह आपने इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए इस चीज को लेके कि बॉडी के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, तो आपने 2 की जगह 4 लीटर पानी इनटेक कर लिया। भी क्या होगा, वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेशन की वजह से एडिमा होगा, वेट गेन होगा, प्लस द प्रेशर विल बी ऑन द किडनीज एंड किडनीज विल फेल परफॉर्मिंग द नॉर्मल फंक्शन, दैट विल लीड्स टू किडनी फेलियर। तो इस ये ओवर नरिशमेंट की वजह से हुआ है। और द पर्सन हु आर टेकिंग ओवर नरिशमेंट ड्यू टू हाई सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस, कि हमारे पास बहुत अच्छा पैसा है, हम खाने में उसको लगा देते हैं, तो ओवर नरिशमेंट की वजह से भी पेशेंट्स आर सफरिंग विद सो मेनी डिसऑर्डर्स। एक लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस की वजह से उनको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, एक ओवर सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस और हाई सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस की वजह से individuals are taking high nutrition, which will further converted into so many disease conditions. Okay, the next is misconceptions and limited availabilities. Misconception towards some kind of food like sugars. Normally जो हम इंडियंस हैं वो बिलीव करते हैं कि अगर चीनी ज्यादा खाते हैं तो डायबिटीज हो जाता है, बट एक्चुअली चीनी ज्यादा खाने से डायबिटीज नहीं होता है। डायबिटीज इज अ सिस्टमैटिक डिसऑर्डर जो इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से और इंसुलिन हाइपर एक्टिविटी की वजह से होता है। तो दिस इज मिसकंसेप्शन कि चीनी ज्यादा खाने की वजह से डायबिटीज हो जाता है। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर अवॉइडिंग सो मेनी थिंग्स कि फैट ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, या शुगर ज्यादा लेंगे तो डायबिटीज हो जाएगा। तो दीज आर द मिसकंसेप्शंस। एंड देन लिमिटेड अवेलेबिलिटी, तो जैसे ओवर पॉपुलेशन की वजह से प्रोडक्शन कम है और कंज्यूमर्स ज्यादा है, वैसे ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी है चीजों के लिए, बट कंज्यूमर्स आर far more. Okay, so these are the specific causes of nutritional deficiency. क्या क्या है, low socioeconomic status है, illiteracy, lack of awareness regarding nutrients and their requirement, then overpopulation है, then decreased food production है, then lack of healthcare facilities है, large families, then cultural influences, then infections है, फिर overnourishment among groups who are having high socioeconomic status, then misconceptions and limited availability. So these are the causes. Now comes to the major nutritional problems in India. क्या क्या major nutritional problems होती हैं? तो first is PEM, that is protein energy malnutrition. वो मैंने आपको last class में भी already पढ़ाया है कि protein energy malnutrition 2 types का होता है, marasmus and kwashiorkor. तो marasmus में क्या है? The patient is being deficient in both the things, protein plus energy, and kwashiorkor means patient is only deficit in protein. So that is known as protein energy malnutrition or PEM. Then nutritional anemia. Anemia is decreased amount of hemoglobin in the blood. अब hemoglobin क्या करता है? Hemoglobin gets combined with the molecules of oxygen which
which the blood is supplying to the whole body. So nutritional anemia means most of the time folic acid anemia, most of the time आपका आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है. ठीक है, तो अनीमिया इज डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. देन आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, देन लो बर्थ वेट होता है, देन उसके बाद में पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होती हैं एंड कैंसर. तो दीज आर द मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया. क्या क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल एनीमिया, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, विटामिन ए डेफिशिएंसी, low birth weight, then cardiovascular diseases and cancer. तो ये हमारी जो डिजीज कंडीशंस हैं और मेजर नॉट डिजीज कंडीशन बट मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं इन इंडिया. तो वी विल डील वन बाय वन. तो फर्स्ट आएगा आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. तो माल न्यूट्रिशन इज अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लीन टिश्यू और इनएडिक्वेट डाइट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड इन द सेटिंग्स ऑफ सीवियर स्ट्रेस. यानी कि माल न्यूट्रिशन, अभी जस्ट मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और माल न्यूट्रिशन इज अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लीन टिश्यूज, यानी कि जो हमारी बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनका सिग्निफिकेंट लॉस ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइट. अगर कोई इंडिविजुअल काफी टाइम के लिए, मतलब एग्जाम्पल के लिए आप अपने आप को देखो कि आप लोग ने सुबह में कॉलेज आना है, सुबह में कॉलेज आ रहे हो, फिर पूरा डे आप कॉलेज में रहते हो, फिर शाम को कहीं जाके आप लोग घर पहुंचते हो. इस टाइम पे अगर आप सुबह लेट उठे हो थोड़ा सा और आपको अपने कॉलेज की बस पकड़नी है, तो क्या करोगे? जल्दी जल्दी नहाया, जल्दी जल्दी आपने अपना सब कुछ पैक किया कॉलेज के लिए, आपने बुक्स पैक करी, अपने असाइनमेंट्स पैक किए, अपना यूनिफॉर्म रेडी किया, यूनिफॉर्म रेडी करके अब आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचा कि आप अपना नाश्ता कर सको. तो क्या करोगे आप? विदाउट नाश्ता, विदाउट ब्रेकफास्ट यू लीव फॉर द कॉलेज. फाइन. इसके बाद क्या है? आप कॉलेज आ गए हो, सुबह से लेके आफ्टरनून तक आपकी रेगुलर क्लासेस हुई हैं, आपको टाइम ही नहीं मिला है कि आप खाना खा सको. तो क्या होगा? आपका ब्रेकफास्ट इज स्किप. ब्रेकफास्ट तो स्किप हो ही गया. फिर उसके बाद में आपको आया लंच. अभी लंच में आपने देखा कि ओफो इतनी ज्यादा हड़बड़ी में मैं घर से बाहर निकला था कि मैं अपना लंच तो वहीं भूल आया. तो आपका लंच भी स्किप हो गया. आप कैंटीन में जाके छोटा मोटा कुछ खा लोगे. ठीक है, तो उससे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट भी स्किप किया है, आपने लंच भी स्किप किया है, एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ प्रॉपर लंच यू हैव टेकन अ जंक फूड. तो ऑलरेडी डेफिशिएंसी हो रही थी बॉडी में, फिर उसके बाद आपने जंक फूड खा लिया तो वो और भी ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा. उसके बाद कहीं शाम को जाके आप खाना खा रहे हो, अगर रेगुलरली ये चलेगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे. आपकी बॉडी को जो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जो अमाउंट ऑफ फैट्स आपकी बॉडी को चाहिए, बिकॉज यू आर स्किपिंग लंच, यू आर स्किपिंग ब्रेकफास्ट ऑल्सो, उसकी वजह से आपका न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो माल न्यूट्रिशन इज अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ टिश्यूज ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज माल न्यूट्रिशन. देन आपका आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. नाउ प्रोटीन एनर्जी malnutrition is defined as the deficiency of either protein or deficiency of both protein or energy. When there is deficiency of protein, that condition is known as kwashiorkor, and when there is deficiency of both the things, protein plus energy, that condition is known as marasmus. Fine. ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझा चुके हैं. ओके, सो इन इंडिया अराउंड 46% ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, हमारे इंडिया में जितने भी रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो या फिर वो साउथ का कल्चर हो या फिर वो नॉर्थ का कल्चर हो, जितने है और जितने भी हमारे 15 अंडर 15 एज की पॉपुलेशन है, उसमें 46% children below the age of 16 years are affected with underweight or being malnourished. यानी कि आप ये देखो, अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, उनमें से 46 students are malnourished or underweight. 46. This is very critical situation. So in India, around 46% of all children population below the age of 16 years are affected with underweight or malnourished. Many of these children are severely malnourished. The prevalence of malnourished varies across states like Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में क्योंकि वहाँ लिटरेसी कम है, फिर वहाँ पर फार्मिंग ज्यादा होती है, वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम है मध्य प्रदेश का,
प्लस वहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा कभी फ्लड्स होते हैं, कभी वहाँ साइक्लोन्स आते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से उस एरिया के जो चिल्ड्रन हैं उनमें बहुत ज्यादा माल नरिशमेंट होता है। एंड 46% तो ऑल इंडिया का काउंट है, बट सिंगल मध्य प्रदेश के अंदर 55%, सिंगल मध्य प्रदेश में 55% children, 55% of the total population of the children is being affected with severe malnutrition. Not just malnutrition, it is severe malnourishment or severe malnutrition. So protein energy nutrition में what we have discussed, protein energy malnutrition is defined as the kwashiorkor and marasmus. Kwashiorkor means when the child is having only protein deficiency, and marasmus means when the child is having both the deficiencies of protein and energy. So most of the children under the age of 16 years, 46% of the children, total children population is being underweight and malnourished, in which most of the children, that is 55%, is only affected in Madhya Pradesh due to low socioeconomic status. Okay, next हम पढ़ेंगे anemia. So every age group is vulnerable to iron deficiency anemia. कोई भी एज ग्रुप हो, बच्चे हों, बड़े हों, या फीमेल्स में वैसे ज्यादा होता है. इन चिल्ड्रन अनीमिया कैन कॉज 5 to 10 point deficiency in IQ and hamper growth and language development. अगर वो बच्चों में हो रहा है, अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बच्चों में हो रहा है, तो what it will be hampering, it causes 5 to 10 points deficiency in IQ. जो IQ level होता है ना, intelligent quotient level जो होता है, that will be deficient, and it hampers the growth and language development. तो language development मतलब what we are learning, जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी मदर टंग है या लैंग्वेज, जैसे हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं, या फिर हम जो एरिया में रहते हैं उसका लोकल लैंग्वेज हम सीखते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीजें, जैसे फ्रेंच आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि फ्रेंच सीखना है, स्पेनिश सीखना है, फिर पुर्तगीज सीखना है, तो दीज आर द लैंग्वेजेस. तो अगर किसी बच्चे के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो दैट विल लीड्स टू deficiency in IQ, and it will hamper the growth and language development. In adolescence, it leads to fall in academic performance with a dip in memory and concentration level. So basically, iron deficiency क्या करता है ना, कि जितनी भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे वो एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, एग्जाम्स में लिखना हो, या डेली की क्लासेस हो, the child won't be able to concentrate on the classes. When the child is won't be able to concentrate on the classes, definitely they will be having academic problems. उनको पता ही नहीं चलेगा, वो क्लास में फिजिकली दे आर सिटिंग इन द क्लास बट मेंटली दे आर एब्सेंट, बिकॉज दे आर हैविंग ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड और व्हाट द टीचर इज टीचिंग देम. इसकी वजह से क्या होगा, दे आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे. तो अगर उन्होंने क्लास में अटेंटिवली सुना भी है, तो वो थोड़ी टाइम के बाद में भूल जाते हैं. उन चीजों को भूलने की वजह से क्या होगा, they cannot recall the answers in the examination hall, जिसकी वजह से academic performance decrease हो जाती है, because the concentration is very low. concentration low क्यों हो रहा है, हमारा आयरन क्या करता है, आयरन combines with molecules of oxygen which is being supplied by the blood to the all the organs in the body. अब जब हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, तो वो ब्रेन में भी सप्लाई हो रहा है, एंड जब ब्रेन का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, अब ब्रेन हमारा सारी चीजों को कंट्रोल करता है, मेमोरी कंट्रोल करता है, उसको स्टोर करके रखता है, कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है, हमारा मूवमेंट को मेंटेन करता है, हाउ वी आर स्टैंडिंग, हाउ वी आर सिटिंग, हाउ वी आर वॉकिंग, और हाउ वी आर लाइंग डाउन, हाउ वी आर स्पीकिंग, हाउ वी आर ईटिंग, हाउ वी आर रिएक्टिंग टुवर्ड्स द स्टिमुलाइज. तो ये हमारे सारे फंक्शंस होते हैं जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. इफ देयर इज लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन, and if there is less supply of blood in the brain, that will leads to decreased development of the brain. जब ब्रेन का डेवलपमेंट इजी नहीं होगा, जब ब्रेन का डेवलपमेंट कम होगा, तो इट विल लीड टू डिक्रीज इन ऑल द बॉडी फंक्शंस, जिसमें एक फंक्शन आपका एकेडमिक परफॉर्मेंसेस भी होता है, यानी कि किस तरीके से आप कंसंट्रेट करते हो टुवर्ड्स योर स्टडीज. अगर बच्चों में हो रहा है
जो छोटे बच्चे हैं अगर उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है तो इट विल लीड टू डिक्रीज इन आईक्यू एंड हैम्पर द ग्रोथ एंड डेवलप लैंग्वेज डेवलपमेंट। और अगर एडोलेसेंट्स में हो रहा है तो इट विल लीड टू एकेडमिक डिक्रीज इन एकेडमिक परफॉर्मेंसेस एंड डिप इन मेमोरी एंड कंसंट्रेशन लेवल। ओके, सो ये तो था हमारा कोग्निटिव फंक्शन और ब्रेन फंक्शन। नाउ कम टू द फिजिकल फंक्शंस। अब किसी भी इंडिविजुअल को ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके फिजिक पे भी फर्क पड़ेगा, उसका फिजिकल भी चेंजेस होंगे। तो फिजिकल चेंजेस क्या होंगे? फिजिकल एग्जॉशन हो जाएगा। जो भी काम करना आप चाहोगे, या पेशेंट अगर कोई एनीमिक है, कोई भी इंडिविजुअल है, फीमेल है मेल है, कोई भी इंडिविजुअल है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जिस अब क्या होगा कि बॉडी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है और हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा? आप थोड़ा सा भी कुछ काम करेंगे, सपोज आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, तो फर्स्ट फ्लोर तक जाते जाते आप इतना थक जाओगे कि आप ऊपर जा ही नहीं पाओगे। तो ये होता है फिजिकल एग्जॉशन एंड ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। आप बहुत ज्यादा प्रोन हो जाओगे इन्फेक्शन के लिए, बहुत जल्दी सर्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी आपको राइनाइटिस हो जाएगा। सिंपल सिंपल इन्फेक्शन होते हैं, लाइक इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू हो गया, राइनाइटिस हो गया, ये बहुत जल्दी जल्दी आपको होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाएगा। तो ये होता है आपका अनीमिया। ओके, तो सिचुएशन क्या है इंडिया में करंट? 1 in every 2 इंडियन women suffers from some form of anemia। तो हमारे एनीमिया के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जो वी आर नाउ डिस्कसिंग। बट 1 in every 2 women, you can now understand कि इट्स अराउंड 50%। यानी कि अगर आपके आसपास 20 फीमेल इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, 20 फीमेल्स का ग्रुप है, उनमें से 10 फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी और एनी टाइप ऑफ अनीमिया। एनी टाइप ऑफ अनीमिया यानी कि every 1 women in 2 Indian women आर सफरिंग फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ एनीमिया। वो आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, फिर वो पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, वो सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Okay, so next is 4 out of every 5 children in the age of 6 to 35 months suffer from anemia. You can understand 90%. 90% children for in the age of 6 to 35 months, not years, months. तो 6 से लेके 35 ईयर्स 35 मंथ्स तक के जो बच्चे हैं उनमें से 90% आर सफरिंग विद अनीमिया। 20% of the maternal deaths are due to anemia and indirectly contributes to another 40% of maternal deaths। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% जो एक साल के अंदर जितनी भी मेटरनल डेथ्स हुई हैं वो किसी भी रीजन की वजह से हो, चाहे वो एनीमिया, चाहे वो कोई भी रीजन हो, बट उनमें से 20% डेथ्स आर ड्यू टू एनीमिया एंड 40% फीमेल्स जो मेटरनली डाई कर गई हैं उनमें से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। यानी कि सपोज एक मदर है, एक मेटरनल एज में मदर है, शी इज प्रेग्नेंट और शी इज प्रेग्नेंट विद शी इज प्रेग्नेंट इन सेकेंड एंड शी इज इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। अभी क्या है, उनको एक्सेसिव हैमरेज हो गया या उनको एक्लेम्शिया हो गया, प्री एक्लेम्शिया होगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि शी हैज डाइड, बट द रीजन इज एनीमिया, यानी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज एनीमिया। एनीमिया की वजह से प्री एक्लेम्शिया हुआ, एनीमिया की वजह से एक्लेम्शिया हो गया, एनीमिया की वजह से हेवी ब्लीडिंग हो गया और एनीमिया की वजह से हेमरेजिक शॉक हो गया, जिसकी वजह से she died. So that is known as 40% in total deaths, 40% is indirectly contributed to anemia. तो ये सिचुएशन है, करंट सिचुएशन इन इंडिया इज 1 in every 2 Indian women suffers from some form of anemia. 4 out of every 5 children in the age of 6 to 35 months suffer from anemia. Then 20% of the maternal deaths are due to anemia, and anemia indirectly contributes to another 40% of maternal deaths. So you can easily understand how dangerous this anemia is. Okay. Just a second.
Okay, so this completes your anemia. Next is vitamin A deficiency. So vitamin A we have already discussed, but just for assist. Okay, so vitamin A is necessary for good eyesight. In children, vitamin A deficiency causes loss of eyesight. If this deficiency is very severe, it may lead to permanent blindness. तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है या विजन डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, विजन प्रॉब्लम होता है. और अगर इस प्रॉब्लम को विटामिन ए डेफिशिएंसी को वी आर नॉट ट्रीटिंग और इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड दैट विल लीड्स टू परमानेंट ब्लाइंडनेस. So in our country, every year 30,000 children lose their eyesight due to vitamin A deficiency, and vitamin A deficiency are seen more severely in children of age group 1 to 5 years. तो समझ आ रहा है आप लोग को कि विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है. एंड एवरी ईयर 30,000 चिल्ड्रन आर लूजिंग देयर आई साइट ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम children who are under the age group of 1 to 5 years are having more severe symptoms, क्योंकि यही वो एज होती है जब चिल्ड्रन आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग. तो इसी टाइम पर मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड इन हाई क्वांटिटीज एंड हाई क्वालिटी. तो इस टाइम पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चिल्ड्रन जो बेबीज हैं उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन दिस एज दैट इज 1 to 5 years of age, the children are having more or children are more susceptible to they are more susceptible for any kind of infections or any kind of deficiencies, क्योंकि उनकी body now they are in the grow very much of growth and development state. तो क्या है विटामिन ए डेफिशिएंसी? विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर गुड आई साइट. इन चिल्ड्रन विटामिन ए डेफिशिएंसी causes loss of eyesight. If the deficiency is very severe or if left untreated, it may lead to permanent blindness. Permanent blindness भी हो सकता है अगर vitamin A deficiency is not being treated well. Then in our country, every year 30,000 children lose their eyesight due to vitamin A deficiency, and more symptoms are severe with age group 1 to 5 years. तो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से नॉर्मली नाइट विजन्स होते हैं, नाइट विजन एबनॉर्मलिटीज होती है, विजन प्रॉब्लम्स होते हैं, लॉस ऑफ विजन होता है, डिप्लोपिया होता है. डिप्लोपिया मींस डबल विजन, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है बट वो पेशेंट को डबल दिखाई दे रहा है, डबल विजन होता है. हाइपर एनोपिया होता है. फिर हेमी एनोपिया होता है पेशेंट को. हेमी एनोपिया मींस लॉस ऑफ विजुअल फील्ड. तो मैंने लॉस ऑफ विजुअल फील्ड के लिए आपको ऑलरेडी एक्टिविटी कराई है कि आप कैसे विजुअल फील्ड को एनालाइज करोगे. फाइन. देन आता है आपका आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. क्या हुआ? Okay, so next is your iodine deficiency disorder. So iodine deficiency disorder has been recognized as a public health problem in India since mid-20s. The IDD or iodine deficiency is not only a problem in sub-Himalayan region but also in riverines and coastal areas. So according to Union Ministry of Health, it is estimated that 71 million population are suffering from endemic goiter, that is known as IDD or iodine deficiency disorder, and population about 8.8 million have mental or motor handicap due to iodine deficiency. तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, पेशेंट का मेंटल डेवलपमेंट, जो उसके ब्रेन कोग्निटिव फंक्शंस है, उसका इनसाइट है, जजमेंट है, परसेप्शन है, फिर उनका एबिलिटी टू स्पीक है, एबिलिटी टू राइट है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स है, एबिलिटी टू स्पीक वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस है. ये सारे हमारे कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं कि पेशेंट किसी भी चीज, जो इंडिविजुअल है वो किसी भी चीज को किस तरीके से परसीव कर रहा है. हमारा परसेप्शन नॉर्मल है, हम चेयर को चेयर ही आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज नॉर्मल परसेप्शन. बट हेलुसिनेशन में या फिर सिजोफ्रेनिया में, जो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होता है, जब मेंटल कंडीशन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, द केमिकल्स इन द ब्रेन हैज बीन चेंज. सिजोफ्रेनिया अगर किसी पेशेंट को है तो वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो रस्सी को, जो रोप है उसको स्नेक समझ लेते हैं, या चीजों को वो ऑल्टरनेटिव करने लगते हैं. तो दैट इज विजुअल डिस्टर्बेंस, दैट इज नोन एज कॉन्सेप्चुअल और परसेप्शन डिस्टर्बेंसेस. तो हम परसीविंग क्या है, जो चीज है हम उसको वही परसीव कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज परसेप्शन. तो
जो आयोडीन डेफिशिएंसी है या आयोडीन हमारे ब्रेन के अंदर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने का काम करता है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट का जो मेंटल ग्रोथ है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका पेशेंट का परसेप्शन प्रॉब्लम होता है, जजमेंट प्रॉब्लम होता है, इनसाइट प्रॉब्लम होता है, स्पीकिंग प्रॉब्लम होता है, लिसनिंग प्रॉब्लम होता है। फिर what they are speaking that won't be understandable to any other person, and what we are speaking that won't be even understandable to the person. तो उनका स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग परसेप्शंस विल बी डैमेज। तो पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि पेशेंट को साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, प्लस मोटर हैंडीकैप। मोटर हैंडीकैप मतलब we are providing stimulus to the patient. Suppose मोटर मीन्स आप, जैसे कि आप मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, तो आपकी क्लास में सुप्रिया है, आपकी क्लास में पुनीत है। मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं नेम वाइज पूछूंगी, ओके सुप्रिया गिव मी दिस आंसर, और पुनीत गिव मी दिस आंसर, और राहुल प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम टेकिंग द नेम, तो आई एम गिविंग अ स्टिमुलस टू यू एंड यू आर रिएक्टिंग कि मैम आंसर इज दिस, इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर हमें नहीं पता। तो आपके दो ही रिप्लाई होंगे, मैम इसका आंसर या तो ये होगा या इसका आंसर हमें नहीं पता। So that is I am giving you an stimulus and you are reacting over that. So हमारे motor responses क्या है? When a person is getting stimulated by external stimuli and they are reacting towards that stimuli, that is known as motor responsiveness. सपोज आपने बोला, मैंने स्टूडेंट को बोला कि शालिनी आप क्लास के बाद में मेरे केबिन में मुझसे मिलना और असाइनमेंट्स लेके जाना। तो मेरा स्टिमुलस क्या था? आई एम कॉलिंग शालिनी आफ्टर द क्लास टू माय केबिन एंड कलेक्टिंग द assignments. Now motor responses, after the class is being over, she will come to my cabin, collect all the assignments and distribute to the classmates. So the response is coming to the cabin, collecting all the assignments and distributing to the classroom. So that is the response, that is the motor response. तो iron deficiency में क्या होता है कि पेशेंट के जो मेंटल डेवलपमेंट है, पेशेंट के जो भी कोग्निटिव फंक्शन डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा एंड पेशेंट वोंट बी एबल टू परफॉर्म द मोटर एक्टिविटीज। तो ये होता है आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के अंदर। और आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर वी कैन से, और गोइटर वी कैन से। ओके, देन आता है लो बर्थ वेट। ये मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन में होता है। तो more than 20 million infants are born each year weighing less than 2.5 kgs, accounting for 70% of all births in the developing world, a rate more than double the level of individualized countries. तो आप समझ सकते हो कि more than 20 million infants in each year are born with less weight 2.5 kg, 2.5 kg से भी कम बर्थ वेट होता है। तो टोटल समझ रहे हो, मतलब 17%, यानी 100% में से एवरी 100 चिल्ड्रन और एवरी 100 इन्फेंट्स में से 17 इन्फेंट्स आर बोर्न विद बिलो 2.5 kg वेट। तो 2.5 इज वेरी लेस, एंड उससे भी कम वेट में पैदा हो रहे हैं बच्चे, तो दैट इज लो बर्थ वेट. So infants with low birth weight are at a higher risk of dying during their early months and years. यानी कि जो बच्चे लो बर्थ वेट के होते हैं वो वेरी ससेप्टेबल होते हैं टुवर्ड्स इन्फेक्शंस, क्योंकि उनके बॉडी ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली कि वो एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस कर पाए, या एंटीबॉडीज उनकी बॉडी में सर्वाइव कर पाए. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि दे आर at a very higher risk of dying during their early months. Those who survive are liable to have impaired immune system and may suffer with a higher incidence of chronic illnesses such as diabetes or heart disease. तो most of the time क्या होता है कि जो low birth weight babies होते हैं वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा survive नहीं कर पाते हैं, but अगर if they are being survived या फिर वो survive कर जाते हैं तो they will be having higher incidences and higher chances of developing chronic illnesses like meningitis. उनको recurrent होता रहेगा, meningitis होगा, encephalitis होता रहेगा, या उनकी kidney failure हो जाएगा, उनको diabetes हो सकता है, hypertension हो सकता है early stage में, then heart diseases develop कर सकते हैं वो. तो ये होता है low birth weight. तो more than 20 million infants are born each year weighing less than 2.5 kgs, accounting for 70% of all the births in the developing world.
Okay, so infants with low birth weight are at a higher risk of dying during their early months and years. Those who survive are very liable to have impaired immune system. They are very susceptible to develop infections. They will be having more incidences of chronic illnesses like diabetes, hypertension, heart disease, renal failure, and cirrhosis of the liver. These all things are very common in low birth weight babies. Okay, so next is obesity. अब obesity you know already obesity क्या होता है? It is the most prevalent form of malnutrition, abnormal growth of adipose tissue due to enlargement of the fat cells, increase in number of fat cells or combination of both. तो अभी क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यूज होते हैं जो फैट को एक्यूमुलेट करके उनको फर्दर यूज करने का काम करते हैं, यानी कि जब हमने खाना खाया, खाने में जो भी हमने फैट्स लिए थे उनका मेटाबॉलिज्म होता है, सिंथेसिस होता है एंड एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के अंदर। इसके बाद में वो हमारे एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाते हैं कि जब हमें नीड हो तब हम उनको यूज कर सकते हैं। बट अगर कोई भी इंडिविजुअल नॉन एक्टिव है या उनकी फिजिकल कंडीशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा सेडेंटरी हैं, पूरा दिन भर बस उनको कोई काम नहीं है, पूरा दिन भर बैठ के बस उन्होंने खाना खाते रहना है, टीवी देखते रहना है और कोई काम नहीं करना है, तो वो क्या होता है ना कि एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं ना उनके अंदर जो फैट सेल्स होती हैं वो या तो एनलार्ज हो जाएंगी या इंक्रीज हो जाएंगी इन द नंबर। अब एनलार्जमेंट का मतलब क्या है? जैसे आपके बलून्स होते हैं, अगर उनके अंदर बहुत ज्यादा एयर ब्लो कर दी जाए, ब्लो करते जा रहे हो तो क्या होगा, उनका साइज बड़ा होता चला जाएगा, तो दैट इज नोन एज एनलार्जमेंट। एंड नंबर ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फैट सेल्स का मतलब है कि सपोज आपके पास में एक रूम है या फिर आपके पास में एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप 10 बॉल्स ही एकोमोडेट कर सकते हो, 10 बॉल्स ही उसके अंदर एकोमोडेट कर सकते हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपके पास में आपको बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारी बॉल्स गिफ्ट हो गई हैं, तो अब क्या होगा कि आपके पास में जगह कम है लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स आर मोर, नंबर ऑफ बॉल्स आर 20। तो क्या हो गया कि आपको वो 20 भी उस छोटे से बॉक्स में ही एडजस्ट करनी पड़ेंगी, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट, अब ये हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहा है कि या तो जो एक बॉल है उसके अंदर आप इतनी ज्यादा हवा ब्लो कर रहे हो कि वो और बाकी बॉल्स को एकोमोडेट होने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, वो एक बॉक्स के अंदर एक ही आ गई है। या फिर अभी ऐसा हो रहा है कि आपको इतने सारे बॉल्स गिफ्ट में मिल गए हैं कि आपको जो जगह है वो सिर्फ 10 बॉल्स के लिए है, बट आपने अभी 20 बॉल्स को उसके अंदर एकोमोडेट करना है, तो वो बॉक्स जो है वो फैल जाएगा, वो बॉक्स जो है वो फैल जाएगा। तो यही हमारी बॉडी के साथ हो रहा है कि यू हैव एडिपोज टिश्यूज, बट अभी क्या हो रहा है कि ड्यू टू फैट एक्युमुलेशन, ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ और ड्यू टू एबनॉर्मल सेक्रेशन ऑफ द फैट टिश्यूज, फैट सेल्स, फैट का साइज एनलार्ज, फैट सेल्स का साइज एनलार्जमेंट हो रहा है या फिर फैट सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट में वो चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, तो दैट इज नोन एज ओबेसिटी। Then India is now in the grip of obesity epidemic, and the trend needs to be immediately arrested by taking junk food, restricting food ads, and making food labeling clear. ठीक है, तो क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जंक फूड, बहुत आजकल सारे बच्चे, जितने छोटे बच्चे भी है ना, वो भी, उनको अगर दूध दही देने की कोशिश करो तो वो नहीं खाते हैं, उनको क्या चाहिए, पिज्जा चाहिए, पास्ता चाहिए, मैक्रोनीज चाहिए, ऑल द जंक फूड दे नीड। तो जिसकी वजह से क्या है, उनके बॉडी का एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से फूड का एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से फैट सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे भी आपने देखे होंगे कि वो इतने ज्यादा, इतने मोटे, तंदुरुस्त और हेल्दी नजर आते हैं ना कि कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। सो नाउ द इमीडिएट इफेक्ट क्या होना चाहिए कि टेकिंग जंक फूड और टैक्सिंग जंक फूड, जो भी हमारा जंक फूड है उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो जीएसटी हमारा ये मेडिकल बिल्स पे लगता है ना, 18% जीएसटी लगता था अभी तक, परसों तक 18% जीएसटी लग रहा था जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, आपका ऑक्सीजन हो गया, मेडिसिन हो गया, बेड्स हो गए, या आपके हॉस्पिटल के किसी भी तरीके के बिल हो गए, सर्जरीज हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, नेबुलाइजर्स हैं, या फिर आपके वेंटिलेटर्स हैं, किसी भी तरीके के कैन्युलाज हैं, कुछ भी है, सबके ऊपर 18% का टैक्स लग रहा था। अभी 2 दिन पहले से उनको 5% हो गया है, बट ये टैक्स एक्चुअली कहाँ होना चाहिए, जंक फूड के ऊपर होना चाहिए। तो जंक फूड
को रेस्ट्रिक्शन मिलनी चाहिए, रेस्ट्रिक्टिंग द फूड एड्स। आजकल बहुत सारे फूड एड्स आते हैं कि इस टाइप का पास्ता, उस टाइप का पास्ता, रेड सॉस, व्हाइट सॉस, और ये टाइप का पिज्जा, वो टाइप का पिज्जा। काफी मतलब ये जो फूड एड्स होते हैं ना, दे आर आल्सो स्टिमुलेटिंग द नर्वस सिस्टम कि ये आज इस ये नया चीज बना है तो आज हम ये ट्राई करेंगे, कल ये नया चीज बना है तो कल हमने ये ट्राई करना है। तो to resolving this problem or to resolving obesity, we have to restrict the food ads and making food labeling clear. तो जो फूड लेबलिंग्स होती हैं वो भी क्लियर नहीं होती हैं, उनमें एक्चुअली लिखा ही नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये वो क्लियरली लिखते ही नहीं है कि उनके अंदर फैट कॉम्पोजिशन कितना है या फैट स्टिमुलेटिंग कॉम्पोजिशन कितने हैं, एनर्जी लेवल कितना है। वो सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम के हिसाब से लिखते हैं और पैकेट्स बनाते हैं 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम के, और वो कॉम्पोजिशन लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, ओके इसके अंदर ये है, ये है, ये है, देख लेबल तो देख लेंगे, बट वो कॉम्पोजिशन नहीं देख रहे हैं कि वो सिर्फ वो जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम्स के लिए, एंड यू आर टेकिंग अ पैकेट ऑफ 500 ग्राम्स। तो अभी उसको 500 में मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा। तो द फूड लेबलिंग हैज टू बी वेरी क्लियर। ओके, सो हमने यहाँ ओबेसिटी तक कर लिया है। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड कैंसर्स वी विल डील इन नेक्स्ट क्लास। और क्या क्या प्रोग्राम्स हैं इंडिया में फॉर योर फंक्शन दीज माल न्यूट्रिशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ओके 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 मैम। ओके, थैंक यू।